अस्सलाम वालेकुम। आज अगली वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम जो बात करेंगे वो खालिस्तान मिलिट्री टर्म्स में बात करेंगे, यानी ये जो ईरान की जंग थी या जो बाकी जंगें चल रही हैं, इसमें जो फ़ौजी तरीका है, जो मिलिट्री का इस्तेमाल हो रहा है, मिलिट्री इस्तेमाल होती है जंगों के अंदर, तो क्या इसने ख़ास तौर पर ईरान की जंग के बाद ये सवाल उठा कि क्या इसने जंग की जोहत बदल दी है? क्या जंग जो है अब एक मुख्तलिफ़ अंदाज से लड़ी जाएगी? ड्रोन्स और मिज़ाइल्स का इस्तेमाल आपने देखा और दुनिया ने ये समझा कि शायद अब यही एक तरीका है जंग करने का, जंगें अब ऐसी हुआ करेंगी। पिछले साल भी एक जंग हुई जिसमें पाकिस्तान और इंडिया ने भी मिज़ाइलों का एक्सचेंज किया, ड्रोन्स भी एक्सचेंज हुए। उस वक्त ड्रोन्स हमने भी भेजे, उन्होंने भी भेजे, इंडिया की तरफ से भी आए। इसी तरह की कुछ चीज़ें आप यूक्रेन और रूस की जंग में भी देख रहे हैं। तो पिछले 2 साल के अंदर, पिछले 2 साल में 4 जंगें हैं जो हुई हैं, यानी ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जंग, जो कि 2 जंगें हुई जून पिछले साल, और इस साल फिर फरवरी के आखिर में, जो कि किसी न किसी शक्ल में अभी तक जारी है। ये 2 जंगें रूस और यूक्रेन की, जिसका कि चौथा साल हो चुका और अब 4 साल से भी ज़्यादा उसका पीरियड गुजर चुका है, वो है, और एक पाकिस्तान और इंडिया की जंग है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन जंगों को देखते हुए हम जो आज की नई जंग है, जिसको मॉडर्न वॉर कहते हैं, उसका कोई जायज़ा लिया जाए कि क्या बदला है, क्यों बदला है और क्या वजूहात हैं। और साथ ही साथ फिर इससे ख़ास तौर पर जब हम आएंगे पाकिस्तान और इंडिया के मामलात के बीच में, तो फिर क्या असरात आ सकते हैं। तो मैं इन तमाम जंगों को ब्रीफली सेपरेटली भी डिस्कस करूंगा और उनसे सबक हासिल करेंगे, और फिर उसके बाद उन असबाक को अगली जंगों के साथ मिला के लेते जाएंगे जब तक कि हम आखिर तक अपने हतमी दलाइल तक नहीं पहुंच पाते कि जंग की हैयत बदली है या नहीं बदली, किस हद तक बदली है, और आज की जंग के जो टूल्स ऑफ वॉर जिन्हें कहते हैं, यानी जो हथियार इस्तेमाल होते हैं, क्या वो भी बदल गए हैं या ऐसे ही रहेंगे। तो शुरू करते हैं इन्हीं चीज़ों के साथ। सबसे पहले रूस और यूक्रेन की जंग, क्योंकि वो 4 साल से जारी है और वहाँ से भी हमें बहुत कुछ सबक सीखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले मुझे ये कहने दीजिए, जो कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़, ये थे जर्मनी के अंदर, क्लॉज़विट्ज़ उनको कहा जाता है, आमतौर पे बहुत मशहूर हैं ये मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के बीच में। और ये जो कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ थे, ये प्रशन जो थी जर्मनी की जो आर्मी थी, उसके अंदर ये सर्व करते थे और मिलिट्री थ्योरिस्ट थे। उनकी जो तालीमात हैं, या उनकी राइटिंग्स हैं, या उनकी सोच है, वो इस हद तक हावी है कि आज तक क्लॉज़विट्ज़ को ही कोट किया जाता है जब हम जंग की बात करते हैं वॉर कॉलेजेस के अंदर, डिफेंस कॉलेजेस के अंदर, दुनिया भर में। तो क्लॉज़विट्ज़ एक हस्ती है हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थिंकिंग के अंदर, जिसको कि पढ़ना लाजिम भी है और उसको समझना और उसकी बातों को लेके चलते हैं, और उसके पैमाने पे फिर हम सोचते हैं, जांचते हैं उसको। हम ज़्यादा सिर्फ यहीं पे मैं बात करूंगा, उससे आगे नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि उसकी एक बात बहुत कलीदी है जो हमें समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि जो जंग होती है, ये सियासत का एक और रुख है। इसको उसने अंग्रेज़ी में कहा कि वॉर इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़, या वॉर जो पॉलिटिक्स है, वॉर जो है ये पॉलिटिक्स की एक बढ़ावा है, पॉलिटिक्स का एक और शक्ल है। तो चाहे वो सियासत जो कि जियोपॉलिटिकल हो, उसकी तौर पर ख़ास तौर पर कि इसकी कंटिन्यूएशन जो होती है सियासत की, उसकी एक शक्ल जंग की शक्ल भी आती है। तो अब सोचना इस तरीके से है कि सियासत अहदाफ मुकर्रर करती है, और फिर सियासत के पास, यानी जियोपॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, तो सियासत के पास फिर 3 टूल्स हैं। पहले 2 हुआ करते थे, अब तीसरा भी शामिल हो चुका हुआ है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ब्रीफली। एक होती है, ज़ाहिर है कि सियासत तो है ही है, लेकिन साथ डिप्लोमेसी, यानी पहले तो सियासत ने अहदाफ मुकर्रर किए और डिप्लोमेसी को एज ए टूल, यानी सफारतकारी को एज ए टूल इस्तेमाल किया, पहली बात। दूसरी बात, उसके पास फिर जंगी हथियार होते हैं, मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, उसकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जिस किस्म की भी उसके पास मिलिट्री है, उसको इस्तेमाल करता है वो दूसरे तौर पे। लेकिन ये याद रखें कि जहाँ सफारतकारी और सियासत खुद फेल हो जाए, फिर वहाँ पे आप जंग के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि आपकी सफारतकारी और सियासत ने काम नहीं किया। इसके बरक्स भी बात दुरुस्त है कि कई मरतबा आपको जंग करनी पड़ती है कि वो स्पेस क्रिएट की जाए ताकि सियासत को मौका मिल सके। तो इसलिए ये दोनों ही तरफ चलता है कि जंग को इस्तेमाल किया जाता है सियासत के लिए, स्पेस बनाने के लिए, और जहाँ सियासत एक और शक्ल में, सियासत जब फेल हो जाती है, सफारतकारी जिसका एक टूल होता है, तो फिर बदकिस्मती से जंग में जाया जाता है। और ये 3 टूल्स हो गए। और एक और है इकोनॉमिक, ऑफ कोर्स हमारे सामने है। इकोनॉमिक क्या है जी? इकोनॉमिक आजकल जब से दुनिया ग्लोबलाइज हुई है, यानी जब से ये इंटरनेट आया है और इसने दुनिया को मिला दिया और दुनिया के अंदर
जो कम्युनिकेशन है, जो आपस में बातचीत है, इंस्टेंटेनियस हो गई। ये 2000 के लगभग इंटरनेट आया, उसके बाद से दुनिया आपस में जुड़ चुकी है, यानी कम्युनिकेशन में तो जुड़ी ही जुड़ी, वो ले गया इसको एक इकोनॉमिक इंटर रिलेशनशिप के अंदर, वो कन्वर्ट हो गया एक इकोनॉमिक। अब कहते हैं ना कि मार्केट कभी सोती नहीं है, इसका मतलब है कि दुनिया भर की मार्केट्स के अंदर हर शख्स हर वक्त वहाँ पे जहाँ चाहे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मार्केट चल रही होती है। और ये जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन है वो आपको मौका देती है कि आप इन्वेस्टमेंट्स करें, वहाँ पे सौदे करें, वहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स को आगे लेके चलें। तो ये 24/7 तो जिस तरीके से इंटरनेट था उसने दुनिया को ग्लोबलाइज किया। उस ग्लोबलाइजेशन ने फिर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और इंटरेक्शन, इससे इंटरडिपेंडेंस इतनी बढ़ चुकी है। जैसे ट्रंप अब टैरिफ को इस्तेमाल करता है, वो टैरिफ लगाया, मजबूर किया, कोर्स किया, अच्छा मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, क्योंकि एक जगह पे चीज़ पैदा हो रही है, दूसरी मार्केट में बिक रही है, तो सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जो आप पैदा कर रहे हैं अगर आप वो बेच नहीं पा रहे तो फिर उस पैदा करने का, उस पैदावार का फ़ायदा क्या। तो ये इसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरीके से कि ट्रंप ने करके दिखाया। गो कि तमाम चीज़ें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर के नीचे रेगुलेटेड हैं, लेकिन ट्रंप साहब ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया वो अब हमारे सामने आ जाइए। अब इसके ऊपर जो है रूस की और यूक्रेन की जंग, इसके लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि जब एक तो ये कि रूस और यूक्रेन जो हैं ये बिल्कुल पड़ोसी मुल्क हैं, इनकी सरहदें आपस में मिलती हैं। पहले एक ही हुआ करते थे, सोवियत यूनियन के नाम से, यूएसएसआर के नाम से, और फिर जब 1991 में सोवियत यूनियन जो है उससे पहले 90 में ख़त्म हुआ, तो उसके बाद फिर उससे रूस बना, रास्तें अलग हुई, उसमें यूक्रेन भी अलग हुआ। यूक्रेन की आबादी कोई 3.5 करोड़ के करीब है और रूस की तकरीबन 15 करोड़ के करीब है, तो 3 करोड़ और 15 करोड़ का तनासब है। लेकिन दोनों ही यूरोप के सबसे बड़े मुल्क हैं। रूस सबसे बड़ा है और उसके बाद फिर यूक्रेन है, और दोनों ही जो वीट है, गंदम है और बाकी जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर जो क्रॉप्स हैं, मेज़ है मिसाल के तौर पे, उसकी दुनिया की सब टॉप 5 या टॉप 10 में आते हैं पैदावार के हिसाब से, और एक्सपोर्टर्स बहुत बड़े हैं वीट के। तो वहाँ पे जब जंग होती है, और ख़ास तौर पर उस इलाके में जहाँ पे जंग हो रही है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और उसकी एक अपनी अहमियत है। एक और चीज़, जब सोवियत यूनियन से रूस बना तो रूस ने कोशिश की शुरू में, और यूरोप ने कोशिश की कि रूस को साथ में लाया जाए, और नेटो का प्रोग्राम जो था, जो कि नेटो आपको पता है कि जो मगरबी ममालिक हैं उनका आपस का इत्तेहाद है, 27 या 28 मुल्क हैं जो कि जुड़े हुए हैं, पहले 16 हुआ करते थे। बहरहाल उससे तो उन्होंने रूस को भी साथ में लाया, और एक मरतबा ये भी बात एक ज़माने में स्टार्ट हो गई कि रूस शायद नेटो को ज्वाइन कर ले। लेकिन जल्द ही ये हुआ कि मामला थोड़े ख़राब होना शुरू हो गए दोनों के बीच में, और वो बीच में जब मामला ख़राब हुए तो उसकी बुनियाद ये पड़ी कि यूक्रेन जो था, यूक्रेन के अंदर हुकूमतें बहुत तेज़ी से बदलीं। जब सियासी तौर पर तब्दीली आई तो उनकी सोच भी बदली। वो पहले एक न्यूट्रल कौम के तौर पे रहना चाहते थे, फिर नेटो ने कहा नहीं, हम अपनी सरहदें वहाँ तक बढ़ा देंगे जहाँ तक कि रूस की सरहदें, यानी अगर यूक्रेन आ जाता है नेटो के अंदर तो फिर नेटो लामहला रूस का बन जाता है, नेबर बन जाता है। रूस के लिए ये बहुत ख़तरनाक बात थी। दूसरी बात, ब्लैक सी है यहाँ पे बिल्कुल जो यूक्रेन के साथ जो मिला हुआ है, और रूस के साथ, और फिर वहाँ से उसकी नेवी जो है रूस की निकलती है बॉस्फोरस के अंदर से और मेडिटेरेनियन में आती है, और इस तरीके से उसकी अपनी जगह बन पाती है। वो अपनी नेवी को इस्तेमाल कर सकता है अपने प्रोजेक्शन ऑफ पावर के लिए, और जहाँ जहाँ पे वो मदद करना चाहता है अपने दायरे इन्फ्लुएंस में जो मुल्क हैं उनके लिए, तो और प्लस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर भी है, तो उसको अपनी उस हैसियत को कायम रखने के लिए ये करना था। क्राइमिया एक इलाका है जो कि यूक्रेन के नीचे था। ये बिल्कुल एक सेलिएंट है, कोने में आता है बिल्कुल से, और बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा से अहमियत का हामिल रहा है, और यहाँ पर बहुत बड़े मुज़ाकरात भी दूसरी जंग अज़ीम के बाद हुए। बहरहाल उसको एक तरफ छोड़ते हैं। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बेस था, नेवल बेस इनका रूस का, और वो नेवल बेस दोनों यूक्रेन और रूस इस्तेमाल करते थे। जब यूक्रेन का हिस्सा भी बना दिया गया ये जो क्राइमिया था 1991 में या उससे पहले भी, तो वो जब उसका हिस्सा बन गया उसके बावजूद ये जॉइंट बेस के तौर पे काम करता रहा। तो जब ये मामला ख़राब हुए सियासी पीछे से और असर रसूख पड़ना शुरू हुआ मगरबी ममालिक का, तो उस वक्त रूस को ये ख़तरा पैदा हुआ कि मुझे तो मेरे इस बेस से हटा दिया जाएगा, और उसकी वही नेवी के 3 बड़े बेसेस हैं उसके वहाँ पे ब्लैक सी के अंदर, और ब्लैक सी ही उसका वो बुनियाद है जो कि स्ट्रेंथ है, नेवल स्ट्रेंथ, तो वहीं से उसने निकलना होता है और बॉस्फोरस से निकाल के फिर मेडिटेरेनियन और फिर बाकी समंदरों में अपने आप को लेके जाना है।
तो ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट था ब्लैक सी को कंट्रोल करना। उसके लिए ये जो सेवास्टोपोल वहाँ पे उनका जो बेस का नाम है, नेवल बेस का, क्रीमिया के बिल्कुल बंदरगाह है और शहर भी है, तो वहाँ पे उसके ऊपर कब्ज़ा करना। तो 2014 में रूस ने कब्ज़ा कर लिया। जब रूस ने कब्ज़ा कर लिया तो वो अब डायरेक्टली साथ ही यूक्रेन था सेवास्टोपोल के शहर के पास, और उसके बाद तो 2014 में ये काम कर लिया उन्होंने। इन्हें डिक्लेयर कर दिया कि क्राइमिया अब हमारा है, यानी वो जो सेलियंट था पूरा इलाका इंक्लूडिंग दिस बिग टाउन, बंदरगाह वगैरह, ये सब अब रूस ने अपने तौर पे उसको हज़म कर लिया, जज्ब कर लिया, अपने साथ मिला लिया। कोई ख़ास शोर नहीं मचा दुनिया में, शोर थोड़ा बहुत मचा, लेकिन ओबामा साहब की हुकूमत थी उस वक्त, तो कोई अमेरिका ने कोई उसके ऊपर कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया। फिर जब ये ख़तरा पैदा हुआ कि तैयार किया जा रहा है यूक्रेन को, यूक्रेन की फ़ौजों को, आर्मी को, कि वो वहाँ से रूस को निकाल दे और हमले की वो कोशिश की जाएगी शायद किसी वक्त में, तो रूस ने एक अटैक किया जिसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव अटैक। और उसने कहा कि ये जो इलाका है और उसके बिल्कुल एक एनक्लेव सा बनता है, एक बल्कि सेलियंट कह लीजिए, जो कि नॉर्थ ऑफ, ये बिल्कुल मशरक़ी पट्टी है यूक्रेन की, तो वहाँ से खार्किव जगह का नाम है, फिर नीचे वो दनेप्रो बीच में शहर आता है, और दनेप्रो से एक दरिया निकलता है जो कि जनूब की जानिब जाता है, जहाँ पर एक और शहर है उनका, वहाँ पे जाके तो ये तीन इस लाइन के ऊपर उन्होंने कहा कि ये जो इलाका है उसको डॉनबास का रीजन कहते हैं, उसके 2 सूबे हैं। ये जो सूबे हैं ये रशियन स्पीकिंग है मेनली, यूक्रेनियन कोई 60% लोग रहते हैं, 40% के करीब रूसी लोग हैं, क्योंकि ये याद रखें सब पहले एक ही हुआ करता था। तो उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया अपनी फोर्सेस के साथ, और जाके उसके ऊपर 5-6 माह के अंदर जाके उस पूरे खत्ते के अंदर कोई 80-85-86% हिस्सा, जो पूरे का पूरा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया रूस ने। उस वक्त उसने अपनी लैंड आर्मी यूज़ की, क्योंकि फौज कंटिगुअस एरिया से मिले हुए थे और ये मकसद था कि टेरिटरी को हासिल किया जाए। तो उन्होंने अपने साथ ही एयरफोर्स को यूज़ किया, नेवी के जहाज़ों को और सबमरीन वहाँ से फायर किए उन्होंने, उसके जो मिसाइल्स होते हैं अटैक करते हुए यूक्रेन के ऊपर। आपको पता होगा कि फिर ये 2022 में हुआ, 2022 फरवरी में ये जंग शुरू हुई, सितंबर तक यानी तकरीबन 6-7 माह के अंदर रूस तमाम 2022 तक इसके ऊपर कब्ज़ा कर चुका था। पूरी फोर्सेस के साथ, अपनी जितनी फोर्सेस रिक्वायर्ड थी उसके साथ गया और उसने कब्ज़ा कर लिया। अब 2022 के बाद से लेके अब तक तो आपने ये देखा कि जहाँ टेरिटरी एक्वायर करनी थी उसने, ये मकसद था उस जंग का कि टेरिटरी एक्वायर की जाए, और सियासी मकसद ये था कि मैं अपनी पेरीमीटर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा सकूं। यानी मेरे लिए ये बहुत अहम है क्राइमिया का इलाका, लेकिन सिर्फ क्राइमिया लेके मेरा गुजारा नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा और एरिया चाहिए ताकि मुझ पर डायरेक्टली हमले ना हो सकें। वो मेरे लिए एक किस्म का बफर जोन बन जाए जो बाकी एरिया होगा। और फिर उसने बहाना ये बनाया कि ये मेरा सब रशियन स्पीकिंग है, हमारे ये इंडस्ट्री, लेकिन बहुत रिच इंडस्ट्रियल एरिया है वो, ये भी हमें याद रखना है। कोल का बहुत वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो ये तमाम चीज़ें रूस को इंटरेस्ट करती थी, तो रूस ने कब्ज़ा करके तो टेरिटरी हासिल करने के लिए ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड यूज़ किए, लैंड फोर्सेस को यूज़ किया, कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद उस वक्त से लेके अब तक क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है, कभी आप सुनते हैं कि वहाँ पे मिसाइल मारा, उधर से यूक्रेन ने हमले किए, क्या हमले किए, वहाँ पे अपने ड्रोन्स भेज दिए, कोई मिसाइल मारे उधर से उसने। तो वो जो जंग थी जो कि अफवाज के बीच में थी या अफवाज के साथ लगाई गई थी रूस की तरफ से, और उधर से भी फ़ौज उनकी जो थी सामने आई, और फिर उसके बाद जब उसका जल्द खात्मा हो गया 6-7 माह के बाद, तो उसके बाद जंग एक तरह से एक जिसे कहते हैं स्टेटस को के अंदर है, स्टेलमेट में। वही कैफियत जो कि आज आपको ईरान में नज़र आती है, इसी किस्म की कैफियत, यानी जंग है भी और नहीं भी। तो ये है रूस और उनकी। अब वजह क्या है, ये क्यों इस हैसियत के अंदर है? अब रूस इंतज़ार कर रहा है कि कोई आएगा और या यूक्रेन या उनके आपस में कोई बातचीत करवाएगा, एक ट्रूस होगा, सीज़ फायर का एग्रीमेंट होगा, लेकिन उसकी शराइत क्या होंगी कि जिस हिस्से पे इन्होंने कब्ज़ा किया है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके इससे ज़्यादा हिस्से को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनकी पेरीमीटर ऑफ सिक्योरिटी है। हमें उनको यूक्रेन पे एतमाद नहीं है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, सरहदें कहाँ तक आ जाएंगी। तो उसने अपनी सरहदों को, जो असल सरहदें हैं, उसको सेफ सिक्योर करने के लिए एक और एरिया ऐड कर लिया और उसको सारी चीज़ को दूर कर दिया। तो ये बनी बुनियाद रूस और यूक्रेन की जंग की। अब वो मारते हैं, ड्रोन्स मारते हैं, तो ये मजबूर करना है, कोर्स करना है। कोर्स किस चीज़ पे करना है कि तुम मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये इलाका चाहिए। तो पुतिन साहब उनके ऊपर कभी कभार और फिर बीच में गैप्स आ जाते हैं, फिर उनके पावर पॉइंट्स को मार दिया, कभी उनकी बिजली बंद कर दी, कुछ लोग बेचारे बीच में मारे जाते हैं यूक्रेनी,
और सिमिलरली यूक्रेन भी उन पर अटैक करता है। लेकिन कुछ खातिर खा कोई बात आगे चल रही है, उधर की उधर ही रुकी हुई है, इस इंतज़ार में कि कोई आएगा, उनके बीच में मुआहदे करेगा और उसके बाद वो एग्री करेगा। मजबूर किया जा रहा है ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को, कि वो रूस की बात को मान ले और जो रूस जिस पे कब्ज़ा कर चुका है वो अब उसको दे दिया जाए। तो ये आपने देखा कि जंग के जो अहदाफ थे फ़र्क थे, जंग के जो टूल्स ऑफ वॉर थे फ़र्क थे, और अब जो टूल्स ऑफ वॉर हैं वो ये हैं ड्रोन्स और मिसाइल सिर्फ, और मकसद उनका ये है कि इनके मारने के बाद मैं तुम्हें पेन और पनिशमेंट देता रहूँगा, तुम्हें मजबूर करता रहूँगा। अब दर्द हुआ, अब तकलीफ़ हुई, अब मेरी बात मान लो। यानी इस चीज़ को जो मैंने किया कह रहा हूँ, इसके ऊपर बातचीत करके मेरे साथ राज़ी हो जाओ, और बात को अब इस हद तक हम रख लेंगे कि ये जो इलाका है ये अब रूस का हो जाएगा और रूस के लिए पेरीमीटर ऑफ सिक्योरिटी बन जाएगा, ताकि वो ख़तरा जो कि रूस महसूस करता है कि शायद यूक्रेन की हुकूमतें वो इस तरह की हों कि वो नेटो में चली जाएं, तो वो ख़तरा अब उसके लिए टल जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये बनी, तो आपने ये देखा कि अहदाफ फ़र्क, अहदाफ के हिसाब से अफवाज लगाई, वरना क्या ये मुमकिन नहीं है कि ये रूस और ज़्यादा फोर्सेस लगा सकता था। आपने देखा होगा शुमाली कोरिया के कुछ सिपाही गए वहाँ पे जाके रूस की तरफ से लड़े। फिर उसके बाद आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान और रूस के बीच में ये बातचीत हो रही है कि शायद, और क्या ख्याल किया जा रहा है कि हो सकता है कि वो अफ़गानियों को कुछ को लेके जाके वहाँ पे अपनी इस वाली यूक्रेन की सरहद पे जाके उनको भी एक ग्रुप बना के वहाँ पे लड़ा दें, क्योंकि उनको अपनी एक बहुत बड़ा मुल्क है और उनकी बहुत बड़ी सरहदें हैं और उन तमाम सरहदों को सिक्योर करना है। तो इसलिए वो नहीं चाहता कि वो बाकी जगहों से भी अपने अफवाज, वरना बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, अमेरिका के मुकाबले की मिलिट्री है, उनकी भी हथियार भी हैं, उनके पास ट्रेनिंग भी है, उनके पास मैन पावर भी है, सब कुछ है, और टेक्नोलॉजी भी है, अब सब कुछ मौजूद है। लेकिन क्या वो इस मकसद के लिए, एक लिमिटेड मकसद के लिए, एक महदूद मकसद के लिए क्या अपनी सारी फौज झोंक देगा? तो ऐसा उसने नहीं किया। उसने कहा बस इतनी फौज के साथ इतना मेरा काम है, ये मेरे अहदाफ हैं, इतना मुझे काम चाहिए, इस अफवाज के साथ, इन अफवाज के साथ मैं ये हासिल कर सकता हूँ, अब मैंने सिर्फ वहाँ बैठ के उसको सिक्योर करना है, और वो सिक्योर कर रहा है। तो अब वो मजबूर कर रहा है ज़ेलेंस्की को और दुनिया को और अमेरिका को, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान लो, वरना ये जंग ऐसे टक 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 चलती रहेगी और उसके बाद हासिल कुछ नहीं होगा, जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे। ऐसी ही सिचुएशन ईरान इराक वॉर में, जब वो हमने पहले डिस्कस हम कर चुके किसी जगह के ऊपर भी, कि ईरान इराक जंग के अंदर भी 2 साल में ईरान और इराक उस जगह पहुँच गए जहाँ पर के 8 साल बाद भी उसी जगह पे थे। तो 6 साल खाम में वहाँ एक दूसरे के सामने एक जंगी कैफियत में रहे, अपने नुकसानात करते रहे और अखराजात करते रहे, लेकिन हासिल कुछ न हुआ। तो ये है अहदाफ का, टूल्स ऑफ वॉर का, मकासद का, और क्यों मुल्क इतनी ज़्यादा अफवाज इस्तेमाल नहीं करते जिसके लिए कि उनका जो उन्होंने उनके पास होती हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि इससे हम सब समझ आएंगे कि रूस और यूक्रेन की जंग कैसे मुख्तलिफ है और किस तरीके से मुख्तलिफ हो चुकी है। इससे हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि जो जंग है, ये इसके जो मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, जिस तरीके से मैंने कहा कि पहला फुल फेज़ था, उसके बाद फिर एक लिमिटेड फेज़ आया, और अब ये मिसाइल और ड्रोन्स की स्टेज है। तो इनके इस तरह की अफवाज के इस्तेमाल करने के क्या मकासद होते हैं। तो जहाँ पर टेरिटरी होगी वहाँ पर लैंड फोर्सेस इस्तेमाल होंगी, जहाँ पे इंटरेस्ट होगा कि हाँ हमने टेरिटरी एक्वायर करनी है, और फिर उसके बाद आपके किस किस्म की जंग आप चाहते हैं, उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, उस तरह के हथियार इस्तेमाल करेंगे। तो ये है रूस और यूक्रेन की जंग का। तो इसका मुआवजा करते हैं ईरान वाली जंग के साथ। बहुत शुक्रिया।